So let us discuss something about gene knockout. So what is gene knockout? तो अगर हम कोई जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में से निकाल के उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो हमने वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोडक्ट बनाया उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? जीन नॉकआउट ऑर्गेनिज्म। नॉर्मली माउस या माइस यूज़ किया जाता है तो हम इसको नॉकआउट माइस बोलते हैं नॉर्मली, अगर आप स्टडीज़ देखोगे तो इसमें। तो बेसिकली ये नॉकआउट है क्या? हम क्या कर रहे हैं इसमें? जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमने इसमें से जीन को नॉकआउट किया है, डिलीट किया है, और वो हमने किया हम क्रीलॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमने इसमें फंक्शनल जीन को नॉन फंक्शनल कर दिया है। तो इस स्टडी का फ़ायदा क्या है? हम इसमें टारगेटेड जीन जो है उसकी स्टडी कर सकते हैं। उस जीन की आगे किसी और प्रोटीन के साथ या जीन के साथ इंटरेक्शन क्या थी वो स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत एप्लीकेशंस आ जाती हैं। बेसिकली हमारा मकसद होता है कि जो जीन हमने निकाला है उस जीन का खुद का फंक्शन क्या था और एक्चुअली में वो और किसी जीन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा था क्या। तो ये आप जैसे फिगर देख रहे हो, ये वाइल्ड टाइप माउस है, इसमें आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फंक्शनल है, और ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है जो फंक्शनल प्रोटीन इसको चाहिए था। और दूसरी तरफ हमने नॉकआउट माइस तैयार किया है कॉन्स्टिट्यूटिव। इसका मतलब यहाँ पे हमने इस जीन को डिलीट किया है। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हम इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं चाहते हैं इस माइस के अंदर। तो हम अब ये देखना चाहते हैं कि इस माइस में क्या ऐसे फंक्शंस में इफ़ेक्ट आने वाला है, फिजियोलॉजी में किस चीज़ में या मॉर्फोलॉजिकली, कि इस जीन की वजह से निकलने की वजह से जो एग्जिस्ट करेगा। एक बहुत सिंपल एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हुआ है, तो अगर हम ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स को नॉकआउट कर देंगे, हेक्सोकाइनेज को अगर हमने नॉकआउट कर दिया, तो नॉर्मली ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हमने नॉकआउट कर दिया तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा और ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही रह जाएगा, और वो जो है ऑर्गेनिज्म डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या हिंट मिलेगा कि हमने ऐसा कौन सा जीन निकाल दिया है जिसकी वजह से इंडिविजुअल के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट आ गया। ठीक है। और दूसरा हमें ये भी पता लग सकता है कि जो जीन हमने निकाला है वो क्या और किसी जीन्स के साथ भी इंटरेक्शन कर रहा था। एक डिफरेंस जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसजेनिक माइस एंड अ नॉकआउट माइस। नॉकआउट माइस के अंदर हमने क्या किया है? हमने एक जीन का फंक्शन देखने के लिए उस जीन को बाहर निकलवा लिया या उसको नॉन फंक्शनल कर लिया है। लेकिन ट्रांसजेनिक माइस अगर आपको बोलेंगे तो ट्रांसजेनिक के अंदर हमने बाहर से एक फंक्शनल जीन को अंदर डाला एक ऑर्गेनिज्म में, ताकि उस जीन का हम फंक्शन देख सके। तो ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। दोनों टर्म्स सिनोनिम नहीं है, ट्रांसजेनिक और नॉकआउट। नॉकआउट में हम नॉन फंक्शनल कर रहे हैं जीन को उसका फंक्शन देखने के लिए, और ट्रांसजेनिक में हम जीन को बाहर से डाल रहे हैं उसको फंक्शनल उसका फंक्शन देखने के लिए। तो एक ऑर्गेनिज्म नॉकआउट ऑर्गेनिज्म बन रहा है और एक ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक ठीक। सो लेट्स सी द प्रोसीजर ऑफ हाउ टू मेक अ नॉकआउट माउस इन दी लैब। तो ये एग्जांपल है, ये आपको जो रेड कलर का जीन दिख रहा है ये हमारे पास है नियोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। नियोमाइसिन जो है वो एंटीबायोटिक है, और इसके आसपास जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं वो रिकॉम्बिनेशन एरियाज हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि हमने ये जो हमारा ये जो जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नियोमाइसिन जीन है, ये नॉन फंक्शनल है और इसको हमने अपने सेल्स में जो है वो इंसर्ट करवाना है। तो एक चीज़ जो ध्यान या बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ये नॉन फंक्शनल है जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज नॉन फंक्शनल विच इज़ नियोमाइसिन। तो इस टारगेट जीन को हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में डालेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक के थ्रू, और इसको डाल के एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टेज में डालेंगे, और इसमें डाल के हम ये देखेंगे कि जो फंक्शनल एंटीबायोटिक जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ये जीन जो है वो अंदर जाएगा। हमें अंदर जो फंक्शनल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसको नॉन फंक्शनल करना है, तो वो हमारा मेन मकसद है। तो सबसे पहले हम जाइगोट में से ब्लास्टोसिस्ट सेल्स को आइसोलेट करेंगे।
तो हमें अब कल्चर के अंदर ऐसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मिल चुके हैं जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, मतलब कि उनमें अब कुछ सेल्स ऐसे आ चुके हैं जिनमें कि नॉन फंक्शनल नियोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक तो अब जीन इसके अंदर हमारे एंटर पास कर चुका है। हम सिलेक्शन करते हैं रेजिस्टेंट मार्कर के थ्रू, तो जो सेल्स जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और जो ब्लू कलर के हैं वो डेड सेल्स हो चुके हैं, क्योंकि उनमें अब रेजिस्टेंट जीन जो है नियोमाइसिन वो नहीं रहा। ठीक है, तो हम ये रेड वाले सेल्स को अब सिलेक्शन रेजिस्टेंट मार्कर के थ्रू सिलेक्ट करते हैं और इसको फिर हम डालते हैं वापस ब्लास्टोसिस्ट सेल्स के अंदर। तो हम ब्लास्टोसिस्ट में वाया माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू डलवा रहे हैं। तो अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट सेल्स के ये जो बन गए, अब ये हाइब्रिड सेल्स हो गए और इसको अब हम जो नीचे वाला जो डायग्राम है आपको ब्लास्टोसिस्ट का दिखा रहे हैं, इसको अब हम इंसर्ट करवाएंगे सूडो प्रेग्नेंट माउस के अंदर। सो दीज आर हाइब्रिड सेल्स विद नॉन फंक्शनल जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नियोमाइसिन जीन। तो ये जो सूडो प्रेग्नेंट माउस है या फिर हम इसको फीमेल रेसिपिएंट माउस बोल सकते हैं, तो अब हम इसमें जब इंसर्ट कर देंगे और फिर हम आगे इसकी जर्म लाइन स्टडी करेंगे, सोमैटिक सेल्स देखेंगे, तो हमें इसमें चेंजेस जो मिलेंगे तो वो नॉकआउट कंडीशन की वजह से हमें दिखेंगे। तो बेसिकली अब जो हमारे पास माउस आ गया है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास अब नॉन फंक्शनल जीन भी आ गया है। तो अगर हम अब ये दो हेट्रोजाइगस को माउस को ब्रीड करवाएंगे तो आपको पता है हमें कैपिटल ए अगर होमोजाइगस कंडीशन मिलेगी तो इस माउस के अंदर क्या होगा कि जो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन होगा वो नॉन फंक्शनल आएगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल ए यही कंडीशन को रिजल्ट देगा। सो लेट मी ब्रीफ दिस कंसेप्ट। तो हमारे पास जो था ये हमारा नॉन फंक्शनल जीन था और हमने इसको ब्लास्टोसिस्ट ईएस सेल्स के अंदर डाला और अपने फंक्शनल जीन को हमने वाया होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इसको नॉन फंक्शनल कर लिया जो फंक्शनल वाले को था। तो बेसिकली हमने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया इसको। उसके बाद हमारे पास एम्ब्रियोनिक सेम्स जो ट्रांसफॉर्म हो गए थे, हमने उसको सिलेक्टेबल मार्कर्स के थ्रू सेलेक्ट कर लिया और फिर किसी और माउस की ब्लास्टोसिस्ट में इसको माइक्रो इंजेक्ट करवा दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो माउस आया जो बना वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में बना। हेट्रोजाइगस का कंडीशन का मतलब हम अगर मैं बोलूँ तो कैपिटल ए स्मॉल ए वाला हो गया, तो इसके पास दो क्रोमोसोम्स हैं तो उसमें से एक में ही म्यूटेशन है। ठीक है, कैपिटल ए अगर म्यूटेशन है तो अगर कैपिटल ए को कैपिटल ए के साथ दो ऐसे हेट्रोजाइगस को हम ब्रीड करवाएंगे तो हमें होमोजाइगस कंडीशन जर्म लाइन मिलेगी, जिसमें कि हमें जो नॉन फंक्शनल नियोमाइसिन है वो कंडीशन मिल जाएगी। Remember that a model organism is just any non-human organism used in research to answer a scientific question. We have lots of choices in model organisms that can be used for this purpose. In this lesson, we'll talk about a basic method to delete the UFO gene in a mouse. Mice are popular model organisms because they are mammals, like us, with 99% similarity in genome to humans. They are also reasonably cheap, easy to raise, and have a short generation time. Deleting a gene or disrupting a gene's function in a mouse creates what's known as a knockout mouse. We have ways to remove genes in other organisms, but it might be called something totally different. You can remember this term by thinking of it this way. It's like we put on a pair of gloves and punched a hole in the mouse genome, effectively knocking out that gene's function. Making a knockout mouse takes lots of steps. So that you can get a feel for the complexity of creating a knockout mouse, we're going to go through the basic overview of one way this can be done. However, there are a lot of details that we're not going to get into. Also, keep in mind that there is always more than one way to do something. In addition, although this method might be similar in other model organisms, it will not be identical. Tens of thousands of genes have been knocked out in mice, but that still leaves plenty more to be investigated. Step 1 is to create a targeting vector. A vector is just a way of getting something somewhere. A targeting vector, then, is something that is targeted for a specific area. In this case, it means creating a piece of DNA that can be targeted to the right place in the genome, right at the gene of interest. The best way to understand this is to look at this drawing. Here we see a portion of the mouse genome with the UFO target gene represented by a box. This target gene is the one we want to knock out. The box on either side of the UFO gene represents some of the DNA to the left and to the right. To create a targeting vector, you pretty much recreate the DNA on either side of the UFO sequence. Keep in mind that although we have a drawing like this as a straight line, this targeting vector is usually circular with additional pieces of DNA on it. These matching pieces of DNA are known as homologous. Instead of putting UFO in the middle of the targeting vector, you put a reporter gene.
The general idea of this strategy will be to replace UFO in the mouse genome with the reporter gene, which will then be expressed instead of the original UFO gene. We often select for this reporter gene. Therefore, this could also be called a selection marker. For example, let's say our selection marker or reporter gene coded for bacterial resistance to an antibiotic. Normally, mouse cells do not have this gene and will die in the presence of the antibiotic. However, if you correctly replace UFO in the mouse genome with this antibiotic resistance gene, then the mouse cells would now be resistant to the antibiotic. You could then use that antibiotic to select for cells that were expressing the reporter gene and select against cells that still had UFO. In addition, there's another piece of DNA called a negative selection marker. This piece of DNA will code for something that will allow you to select against instances when the reporter gene inserts into the wrong place in the genome, somewhere other than the UFO locus. Once we have our targeting vector, step 2 is to insert the targeting vector into mouse embryonic stem cells. Remember that embryonic stem cells, or ES cells, are special non-specified cells in an embryo that can differentiate into any cell type. This concept is key because we are going to change the genotype of these stem cells. Essentially, we are removing a specific gene from them. When these cells grow, divide, and differentiate, all their daughter cells will also be missing our UFO gene. Also, it's important to note that these ES cells are being grown in a petri dish. Once we insert the targeting vector into ES cells, it will undergo homologous recombination with our target UFO gene. Remember that the word homologous contains the prefix homo, meaning the same or similar. The same pieces of DNA will line up and recombine, giving us our reporter gene in place of their UFO gene. This will happen in some cells, but not all. Therefore, step 3 is to find ES cells that have the UFO gene knocked out correctly. We can do this by using the reporter gene and negative selection markers from the targeting vector we created in step 1. Therefore, this is a selection step. Now that we have ES cells with the right genotype, in step 4, we will inject correct ES cells into a mouse embryo. These ES cells that we transplanted are heterozygous for the knockout. In other words, they will have one wild-type copy of UFO on one chromosome, but are missing their second functional copy of UFO. Additionally, this mouse embryo has both knockout ES cells and the original non-knockout ES cells. Therefore, the mouse embryo will grow up with both kinds. Then we will let this little embryo grow up inside a mommy mouse. In order to get a mouse that is homozygous for this knockout, we'll take the babies that are born and use them in step 5. Here we will mate mice to obtain a homozygous mouse. We will use different molecular methods to confirm that we have obtained our knockout mouse. Now once we've completed these steps, step 6 will be to observe the knockout mouse. We'll look for all kinds of phenotypic or physical changes. The mouse might not live to adulthood, or might be fine. The mouse might have specific health problems like weight gain or heart disease. What we observe will help tell us what the UF gene actually does in a mouse. Now, let's review today's lesson. In this lesson, we created a knockout mouse. A knockout mouse is genetic manipulation where we delete a gene or disrupt a gene's function in a mouse model organism. This is a complex, multi-step process where we create a targeting vector that essentially will replace a gene that we are interested in studying with a reporter gene. The purpose of this process, however, is to study the function of an unknown gene. By removing this gene, we can observe the effects on the mouse and gain insight into the gene's function and importance. This can be done in other model organisms as well, however the method varies.